तो हम लोग पिछली क्लास में टॉरिसेलीज लॉ और ये सब चीज कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी बस फॉर्मूले बता दूं। डेरिवेशन मतलब ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में जब हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट पार्ट है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम का फ्लूइड डायनेमिक्स का। इसके बाद हम लोग विस्कोसिटी, सरफेस एनर्जी, ये सब चीज पे बात करेंगे। सो टोरिसेली लॉज एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, हम लोगों को पता है कि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है। और बर्नौलीज थ्योरम हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे, राइट, इस पॉइंट 1 पॉइंट पे और ये 2 पॉइंट पे हम लोगों ने लगाया। सो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को पता चला भाई v2 स्क्वायर इज 2gh बाय 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर। अगर a2 इज वेरी वेरी लेस देन a1, ओके, सो v2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लेट v2 इज इक्वल टू v, तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स को हम लोग रूट अंडर 2gh कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, आप ना। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। जितने डेप्थ में हम लोग को स्पीड निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। सो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। सो इफ द लिक्विड इज इजेक्टेड फ्रॉम द होल horizontally and the hole is at a height, at a depth basically, so at a depth h from the upper level of liquid, and the total depth of liquid is capital H, then the time taken by the liquid to reach the ground, तो ये जो यहाँ पर से निकल के ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा वो निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल जो फॉर्मूले लगाते हैं कि h माइनस एच, जो ये जो पोर्शन था जहां पर से लिक्विड निकल रहा था, ये जो हाइट था वो h माइनस एच है। तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो यूज कर रहे हैं। h माइनस एच इज u जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। सो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो है ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर यू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो सीधे हाफ जी टी स्क्वायर करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर h माइनस एच डिवाइडेड बाय g, ये हमारा टाइम हो गया, है ना। सो टाइम इन विच लिक्विड हिट्स द ग्राउंड, यहाँ से जो निकल के वापस ग्राउंड में जो लिक्विड आता है, ठीक है। सो दिस टाइम इज इक्वल टू दिस रूट अंडर 2h माइनस एच अपॉन जी। रेंज r, तो ये कितने डिस्टेंस, ये यहाँ पे क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो रेंज निकालने के लिए आपको ये आपको पता है v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो v इंटू टी, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इंटू टाइम t विल गिव यू रेंज r। तो टाइम t कितने टाइम तक जा रहा है, टाइम ये है रूट अंडर 2h माइनस एच डिवाइडेड बाय g, और ये v जो है रूट अंडर 2gh है। इन सबको सॉल्व कर लो तो g और g कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर h माइनस एच इंटू h। तो ये हमारा रेंज हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो वहां पे हम लोग निकाल भी सकते हैं और याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो टाइम टेकन, रेंज, और ये जो वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh हम लोगों ने निकाला है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, सो उसके लिए बेसिकली हम लोग को डेप्थ निकालना है, किस डेप्थ पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा। सो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन ओरिफिस इज एट h इज इक्वल टू h बाई 2, मतलब कि जब ये हाफ द डिस्टेंस पे, ऊपर से और नीचे से जो डिस्टेंस है बिल्कुल मिड पॉइंट पे जब हम लोग ओरिफिस करेंगे तो मैक्सिमम रेंज मिलता है। और x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर h माइनस एच, ये जो रेंज है। सो रेंज मैक्सिमम कब होगा, x इज मैक्सिमम, जो रेंज मैक्सिमम करने के लिए x विल बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू h बाई 2, है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया है। अब h इज इक्वल टू h बाई 2 पे मैक्सिमम रेंज जो निकालोगे वो h के बराबर आएगा। तो r मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल H, जितना टोटल ये था उसके बराबर आ गया। Now range for orifice at depth h
ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि डेप्थ h पे जो रेंज होगा रूट अंडर 2h माइनस h इंटू h होता है फॉर ऑरिफिस एज हाइट h अबव द ग्राउंड, ठीक है, हाइट h अबव द ग्राउंड जो होगा वो भी यही सेम होगा। तो ऊपर से जितने डेप्थ पे जो रेंज होगा, h डेप्थ पे जो रेंज होगा, नीचे से उतने ही हाइट h पे सेम रेंज आएगा। तो ये देखो, ये ऊपर से डेप्थ h और नीचे से हाइट h, दोनों का जो रेंज है वो रेंज सेम r इज इक्वल टू r डैश, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, है ना। h माइनस h अब यहाँ पे आ जाएगा और h जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर h को हम लोग, है ना, h माइनस h से रिप्लेस कर दें तो ये सेम फॉर्मूले सेम रह जाएगा। और यही वजह है कि रेंज r, जब ऊपर से डेप्थ h पे जो रेंज r मिलेगा और नीचे से जो हाइट h पे जो रेंज r मिलेगा वो सेम मिलेगा, द वैल्यू विल बी सेम। नाउ टाइम ऑफ एम्प्टीइंग द कंटेनर, ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है कि कितने टाइम में इसमें कंटेनर जो है एम्प्टी हो जाता है, राइट। सो टाइम ऑफ एम्प्टीइंग द कंटेनर, सो इफ a नॉट इज द एरिया ऑफ ऑरिफिस एट डेप्थ y, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑरिफिस है ये ए नॉट है एट डेप्थ y बिलो द फ्री सरफेस, एंड ए इज दैट ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे एरिया जो है इसका ये ए है। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिस पर सेकेंड dv by dt इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वी, है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग पर सेकेंड इज ए इंटू वी, है ना, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो निकालते हैं। सो ए नॉट इंटू रूट अंडर 2g/, वी क्या है हमारा, किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, रूट अंडर 2g/, के बराबर है। तो रूट अंडर 2g/, so due to this the level of liquid in the container will decrease, and so if the level of liquid in the container above the hole changes from y to y minus dy in the time t plus dt, तो minus dv is equal to a dy, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इज ए डी वाई। तो यहाँ पे जो हम लोग का माइनस ऑफ ए डी वाई बाई डी टी है इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए नॉट रूट अंडर 2g/, हो जाएगा। dv को यहाँ पे हम लोगों ने ए डी वाई से रिप्लेस कर लिया, माइनस dv को, तो ये माइनस ए डी वी बाई डी टी में dv को रिप्लेस कर लिया ए डी वाई से, तो माइनस ए डी वाई बाई डी टी इज ए नॉट रूट अंडर 2g/, ए नॉट को इधर लिया और तो माइनस ऑफ डी टी, सो डी टी इज इक्वल टू ए माइनस ए बाय ए नॉट, 1/√2g, है ना, √2g वाई, तो वाई को ऊपर लेके चले गए, वाई रेस्ट टू द पावर -1/2 dy, इसको इंटीग्रेट कर दिया बेसिकली हम लोगों ने। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स डालेंगे, है ना, h से h डैश, ठीक है, पहले h था, लेवल फॉल फ्रॉम h टू h डैश, तो अब जो टाइम होगा a बाय ए नॉट रूट अंडर 2/g रूट h माइनस h डैश। अब इफ द होल इज एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, सो टाइम t टू मेक द टैंक एम्प्टी इज a बाय ए नॉट रूट अंडर 2h/g, है ना, एज देयर h डैश इज इक्वल टू 0। तो ये सब कुछ फॉर्मूले जो कि बेसिकली क्वेश्चन के फॉर्म में तुम समझो, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछे जाएंगे तुमको। डेरिवेशन तो इसलिए करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। अब ये जो 50th एग्जाम्पल है, स्मॉल होल इज मेड एट अ हाइट ऑफ h डैश 1/√2 फ्रॉम द बॉटम। सो ये जो डिस्टेंस है, ये h डैश हो गया, हाइट h डैश 1/√2 फ्रॉम द बॉटम of a cylindrical water tank, and at a depth of h is equal to √2 from the upper level of water in the tank। और यहाँ से जो इसका डेप्थ है h is equal to √2 मीटर। The distance where the water emerging from the hole strikes the ground, हम लोगों को रेंज r निकालना है।
रेंज का जो वैल्यू है r इज इक्वल टू, फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना? तो अगर फॉर्मूले से डायरेक्टली करना चाहें, r इज इक्वल टू 2√अंडर h माइनस h इंटू h, मतलब 2√अंडर h डैश इंटू h डैश यही तो है, ये जो वैल्यू है टोटल, अगर वैल्यू h था तो ये जो h डैश है, h डैश इज इक्वल टू h माइनस h है। वही सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने पुट कर दिया 2√अंडर h डैश इंटू h, 2√अंडर 1/√2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू रेंज r इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना? और अगर बेसिक तुमको फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तुम मेरे जैसे इंसान हो, तो उस केस में हम लोग ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh, मतलब √2g इंटू √2, h इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। और उसके बाद और ये h डैश, तो √2gh हो गया, और h डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u बाई टी, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम t इज इक्वल टू 2h डैश बाई g का √अंडर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, vx इज इक्वल टू √2gh, ये सेकेंड इक्वेशन, रेंज r इज vx इंटू t which is equal to √2gh into √2h dash by g, g कट गया, 2√h into h dash। तो या तो तुम इस तरह से पहले डिराइव कर लो और उसके बाद वैल्यू डालो, है ना, और अदरवाइज तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो डायरेक्टली भी वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कोशिश करो कि तुम लोग सारी चीजें लिख लिया करो, ये सब चीजें क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so there are two identical small holes, cross sectional area is equal to a, है ना? so यहाँ पे देखिए दो आइडेंटिकल स्मॉल होल है, एक इधर है एक इधर है। so there are two identical small holes, cross sectional area a, on opposite sides of a tank containing a liquid of density rho। यहाँ पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है, ठीक है। the tank is opened at the top and open at the top, the difference is height, the difference in height between the two holes is h। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों होल के बीच में डिफरेंस वो h। so difference in height of two holes is h। now as the liquid comes out of the two holes, find the net horizontal force the tank will experience। तो इसमें से लिक्विड इधर आएगा, इसमें से लिक्विड इधर आएगा, हमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है इस टैंक के ऊपर, ठीक है। सो ये टॉप से जो इसका डेप्थ है वो x दे रखा है, v2 is equal to √2gx, फर्स्ट इक्वेशन। v1 is equal to, v1 के पास यहाँ पे जो टोटल डेप्थ होगा इधर से,
ये टोटल डेप्थ h प्लस x हो गया, क्योंकि ये h है और ये x है, h प्लस x हो जाएगा, इधर से इधर x और ये h, तो दिस इज रूट अंडर 2g h प्लस x हो गया, सेकेंड इक्वेशन. So v1 is equal to root under 2g h plus x, v2 is equal to root under 2g x. ठीक, ना अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और डेंसिटी रो है ना. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड discharged per second is equal to A into V. ठीक है, so area of cross section into speed. Mass of liquid discharged per second is equal to, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी कर दोगे, रो इंटू ए इंटू वी, ये मास ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, मोमेंटम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब रो ए वी स्क्वायर हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ लिक्विड है रो ए वी टू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रो ए वी वन स्क्वायर हो जाएगा, और है ना यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो रो वी वी वन स्क्वायर बड़ा है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. तो मोमेंटम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकेंड, रो रेट ऑफ मोमेंटम ये हम लोग को दे रखा है रो ए वी स्क्वायर. सो अब इधर जो फोर्स होगा और एक फोर्स इधर होगा, ये रो ए वी वन स्क्वायर है और यहाँ पे फोर्स रो ए वी टू स्क्वायर है, वी वन वी टू से बड़ा है तो रो ए वी वन स्क्वायर बड़ा हो जाएगा. सो नेट फोर्स ऑन टैंक is equal to rho a v1 square minus rho a v2 square. Rho a v1 square minus of v2 square. So this is rho a v1 square is 2g into h plus x minus 2gx. So this is rho a into 2gh. This is the net force which is acting on the tank. आगे समझ? Yes, sir.
Next है long cylindrical tank of cross section area 0.5 meter square is filled with water. तो ये टैंक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दिस इज 0.5 मीटर स्क्वायर. Okay, and is filled with water. It has an opening at a height of 50 centimeter from the bottom. यहाँ से जो इसका हाइट है, so this is 50 centimeter. यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस होल का, ये A1 हो गया, मान लो इसको A2 मान लेते हैं. 0, so this is having area of cross section 1 into 10 to the power minus 4. ठीक है. A movable piston of cross section area almost equal to 0.5 meter square is fitted on the top of the tank such that it can slide in the tank freely. A load of 20 kg is applied on the top of the water by piston. Now find the speed of efflux. हम लोग को ये वाटर जो बाहर निकल रहा है उसका स्पीड निकालना है. ठीक है. अब देखो, इसका जो स्पीड होगा वो नेग्लिजिबल है इसके स्पीड के टर्म्स में. ये v2 है. ठीक है. क्योंकि एरिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा है. नाउ प्रेशर एट द टॉप, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू P0 प्लस ये इसका जो फोर्स होगा 20G अपॉन A. 20 into 10 upon area is 0.5. So this is 200 by 0.5, that is 400. तो P1 is equal to P0 plus 400. और यहाँ पे जो प्रेशर है जस्ट बाहर इसके ऑरिफिस के, तो वो भी P0 ही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. तो अब इस पॉइंट बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लोग लिखेंगे, ये जो है लेट्स से h हाइट से ऊपर है इससे, तो जो ऑरिफिस है h डेप्थ पे है, तो वी हैव P1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. ये जीरो ही हो जाना है. P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं. अब ये वैल्यूज लिखेंगे तो ये देखो P0 प्लस 400. ठीक है. प्लस ऑफ रो जी एच. हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर. P2 P0 के बराबर है हाफ रो इंटू
V2 स्क्वायर, V1 तो ऑलमोस्ट 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा. P0 प्लस P0 कैंसिल हो गया. 400 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना. वाटर है, उसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो 400 प्लस 1000 इंटू 10 इंटू एच निकालना है. ठीक है. V2 निकालना है हम लोग को, H का वैल्यू चाहिए ना. इसमें इसका हाइट दिया हुआ होना चाहिए था सिलेंडर का, या फिर ये है जो हाइट है, इट हैज एन ओपनिंग एट हाइट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम है बेसिकली. यहाँ पर से अगर डेप्थ दिया होता तब फिर सॉल्व हो सकता था. ठीक है. हम लोग इसको, ये जो है ना, इसको 50 सेंटीमीटर ही मान के सॉल्व करते हैं. तो दिस इज 0.5 अगर हम लोग डालते हैं, मतलब बेसिकली हाइट नहीं है, मान लो तुम डेप्थ फ्रॉम द टॉप ये दे रखा है. ठीक है. मीन्स दिस h is given as 0.5 we are assuming. So this is half into 1000 into V2 square. तो इसको सॉल्व कर लें अगर, 400 प्लस ऑफ 5 into 5000 into 2 divided by 1000 is V2 square. So V2 square is equal to 5400 by into, so 5400 into 2 by 1000. 5.4 into 2 is 10.8. V2 is root 10.8, which is equal to 3.28. So V2 is equal to 3.28 मीटर पर सेकेंड. तो यही है, ये यहाँ पे ना फ्रॉम द बॉटम के जगह फ्रॉम द टॉप कर दो, तभी सॉल्व हो गए. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
अब हम लोग विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया. अब हम लोग को 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं. एक विस्कोसिटी करना है, उसके बाद सरफेस टेंशन करना है, और उसके बाद कैपिलरी एक्शन करना है. ठीक है. सो ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है ज्यादा. ठीक है. Viscosity में the property of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer is known as viscosity. तो कई सारे लेयर्स है लिक्विड्स के, हर लेयर ऑफ लिक्विड जो दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स. जो कई सारे लेयर्स हैं लिक्विड्स के, तो इन एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड में उसको विस्कोसिटी कहते हैं. इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स विच tries to retard the relative motion between the layers is called viscous force. तो टेंजेंशियल फोर्स है जो कि लिक्विड के मोशन को रिटार्ड करता है, मोशन को रोकता है मूव करने से, लिक्विड को फ्लो करने से. सो दैट इज नोन एज viscous force. Now viscosity comes into play only when there is a relative motion between the layers of the same material. Okay, so viscosity comes into play only when there is a relative motion between the layers of same material. तो जब तक layers के बीच में relative motion नहीं होगा viscosity नहीं होगा, और same material का होना चाहिए. Now one can say that it is the fluid friction or internal friction. ठीक है. तो बिकॉज विस्कोसिटी लेयर्स ऑफ लिक्विड्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जैसा ही है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन या इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं. नाउ कॉज ऑफ विस्कोसिटी, so consider a liquid moving steadily over a fixed horizontal surface. So consider a liquid moving steadily over a fixed horizontal surface. It is observed that liquid moves in form of various layers parallel to horizontal surface. Lowest layer that is in contact with the fixed surface is at rest and the velocity of successive layers increases uniformly upwards. तो ये जैसे लेयर्स आपको देखोगे, सबसे जो लोएस्ट लेयर है वो रेस्ट पे है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे लेयर्स जो है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा. So consider a liquid moving steadily over a fixed horizontal surface. It is observed that liquid moves in the form of various layers parallel to horizontal surface. Lowest layer that is in contact with the fixed surface is at rest, है ना, वो रुका हुआ है. And velocity of successive layers increases uniformly upward. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे velocity उसके layers का increase करता जाएगा. Consider any two adjacent layers A and B. तो हम लोग दो एडजेसेंट लेयर्स कंसिडर कर रहे हैं, एक ए और दूसरा बी. सो कंसिडर टू एडजेसेंट लेयर्स ए एंड बी. स्पीड ऑफ लेयर ए इज मोर देन लेयर बी. ए ऊपर है बी से, तो स्पीड ऑफ लेयर ए इज मोर देन लेयर बी. सो इट टेंड्स टू ड्रैग लेयर बी along it, and layer B tends to retard the motion of layer A. तो ए बी को अपने साथ ड्रैग करके लेके जाना चाहेगा और बी ए को फ्लो करने से रोकना चाहेगा. ठीक है, उसको रिटार्ड करेगा. राइट. सो as a result a tangential force F between the layers come into play, है ना. इसके वजह से there will be a tangential force. This tangential force which opposes the relative motion between the two layers of liquid is called viscous drag or viscous force. Okay. Now Newton's law of viscosity as shown in the figure below. Consider the two layers PQ and RS of
the liquid at a distance x and x plus dx from the fixed surface AB. Now having the densities v and v plus, having the velocities v and v plus dv. Okay. Now let A be the area of layers in contact. Now here dv by dx is known as velocity gradient. तो फिगर देखो यहाँ पे, ठीक है, सरफेस एरिया इसका A हो गया है ना, एक x पे है, दूसरा किस हाइट पे है, x प्लस dx, तो ये जो हाइट है वो dx हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v प्लस dv हो गया, सरफेस एरिया जो है a, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये dx देखो दिया हुआ है, ठीक है. नाउ कंसिडर अकॉर्डिंग टू Newton's law of viscosity, the tangential viscous force F acting between the layers. तो हम लोगों ने देखा कि वह जो विस्कस फोर्स F है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और dv by dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. dv by dx मतलब जो टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ dv है, यहाँ पे v था, ये v प्लस dv हो गया, और वो कितने हाइट पे जाने पे, dx हाइट पे जाने पे, तो dv by dx उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है. तो F इज जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दोनों को कंबाइन कर दोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू dv by dc. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर लिया तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा A into dv upon dx. So where eta is called coefficient of viscosity. Okay. Now coefficient of viscosity F is equal to minus eta A into dv upon dx. So if A is equal to 1 and dv by dx is equal to 1, then F is equal to eta. ठीक है. So area जो है यहाँ पे 1 है, और dv by dx अगर 1 हो जाएगा तो फोर्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर ही हो जाएगा. सो जो हम लोग का फोर्स है विस्कस फोर्स है, तो विस्कस फोर्स F इज माइनस ईटा इंटू ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dv by dx, मतलब जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो dv by dx हम करते हैं. Now hence coefficient of viscosity of a liquid is defined as the viscous force per unit area of the contact between the two layers having a unit velocity gradient. Now dimensions of eta, तो जो coefficient of viscosity है उसका जो dimension होगा that is m1 l minus 1 t minus 1. This is the dimension of coefficient of viscosity. SI unit of coefficient of viscosity is Poissons. So and CGS unit is poise. So CGS unit poise हो जाएगा, और जो SI यूनिट है उसको हम लोग Poisson कहते हैं. और जो रिलेशन है जो poise is equal to dyne सेकेंड सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पॉइजन का वैल्यू होता है. ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन पॉइजन एंड पॉइस सीजीएस, और तो 1 पॉइजन जो एसआई यूनिट है इज इक्वल टू डेका पॉइस. डेका पॉइस मतलब 10 पॉइस. ठीक है. सो 1 पॉइजन इज इक्वल टू 10 पॉइस. ठीक है. Now dependency of viscosity of fluids. तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे, प्रेशर ऑफ फ्लूइड पे, नेचर ऑफ फ्लूइड पे. ठीक है. सो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स. तो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे कैसे डिपेंड करता है, तुमको बस जानना है कि कैसे, फॉर्मूला वगैरह उतना नहीं पूछा जाता है. सो विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स. Now since cohesive force decrease with increase in temperature, therefore with the rise in temperature the viscosity of liquid decreases. ठीक है. तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा. सो
डायटोल्ट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, कि उतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा. सेकेंड, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस. सो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, ये तो लिक्विड का है, ठीक है. अब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस अगर देखोगे, इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस molecules from one moving layer to the other. Now with increase in temperature, the rate of diffusion increases, so viscosity also increases. Now thus the viscosity of gases increases with rise in temperature. Gases के केस में it increases with rise in temperature. For liquid it decreases with rise in temperature, ठीक है. So n is directly proportional to root t. This is for gases and this is for liquids. Now on pressure of fluid, so except water, viscosity of liquid increases with increase of pressure. So except water, for every other liquid, as you increase the pressure, the viscosity also increases. So viscosity of liquid increases with increase of pressure. In case of water, viscosity decreases with increase in pressure for first few hundred atmosphere of pressure. So water ka there is some, it does not follow the common rule. The viscosity of gases is practically independent of pressure. तो गैसेस का जो विस्कोसिटी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. बाकी सारे लिक्विड का इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, और वाटर के केस में इट डिक्रीजेस फॉर इनिशियल few hundred atmospheres of pressure. It will decrease first and then after that it will start increasing. Now on nature of fluid, viscosity depends upon nature of fluid. Its value is different for different fluid. तो हर fluid का अलग अलग viscosity होता है. So viscosity depends on nature of fluids. तीन चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर. टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो डिक्रीज करता है और जो गैसेस है वो इंक्रीज करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ऑन प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट वाटर, प्रेशर के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा. ऑन नेचर ऑफ लिक्विड भी ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड. Now, the next, this 55th question is: a metal plate of 0.04 meters square in area is lying on a liquid layer of thickness 10 to the power -3 meter, and coefficient of viscosity is 140 poise. तो लिक्विड का एक लेयर है, उस लेयर के ऊपर, ठीक है, मेटल प्लेट ऑफ 0.04 meter square in area is lying. So area A is equal to 0.04 meter square, lying in on a liquid layer of thickness 10 to the power -3 meter. तो जो thickness है liquid का layer का, this is 10 to the power -3 meter, and coefficient of viscosity is 140 poise. So coefficient of viscosity is 140 poise. Thickness ये दे रखा है. Now calculate the horizontal force needed to move the plate. F हम लोग को निकालना है with a speed of v is equal to 0.040 meter per second. ठीक है.
So एरिया ऑफ प्लेट दे रखा है हम लोगों को, थिकनेस ये जो है इसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. डेल्टा एक्स is equal to 10 to the power minus 3 meter. Now velocity gradient dv by dx उसको हम लोग डेल्टा v by डेल्टा x भी लिख सकते हैं. This is equal to डेल्टा v means 0.04. भाई जो बेस है वो तो जो प्लेट के ग्राउंड के इस पे है वो तो 0 होगा वहां पे स्पीड, और इसका जो इस लिक्विड जो इससे जस्ट कांटेक्ट पे है उसका स्पीड इसके स्पीड के बराबर ही होगा जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है मेटल प्लेट. ठीक है, सो 0.04 हो गया स्पीड, और जो डेल्टा एस थिकनेस है 10 to the power minus 3 हो गया. So this is basically 40, ठीक है, per second. Now, so delta V by delta X हम लोगों ने निकाल लिया. Coefficient of viscosity so coefficient of viscosity is equal to delta V by delta X. Delta V is equal to 0.04. है ना, टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी है इतना हो गया 0.04, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ये वाला जो बॉटम, ठीक है, और 0 और जो डेल्टा एक्स है वो थिकनेस के बराबर 10 to the power minus 3 आ जाएगा. ठीक है, आई एम सॉरी, ये मैं यही लिख ला रहा हूँ. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा, ये दे रखा है हम लोग को क्वेश्चन में 140 पॉइजल्स. पॉइज है, इसको सीजीएस यूनिट में दिया है, इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 140 by 10 14 पॉइजल्स हो जाएगा, kg per meter per second. Now the force coefficient, the viscous force F is equal to eta into A into delta V by delta X. ये फॉर्मूला होता है coefficient of viscosity into area into velocity gradient. So this is 14 into area है हमारा 0.04, डेल्टा V by डेल्टा X हम लोगों ने 40 निकाल रखा है, 0.4 into 4 1.6, 14 into 1.6, 22.4 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये करते हैं. Now in this question, this is also a similar question. Now there is a 1 mm thick layer of glycerine between a flat plate of area 100 centimeter square and a big plate. ठीक है, तो
जो डेल्टा एक्स दे रखा है 1 mm दे रखा है 1 into 10 to the power -3 plate of area A is equal to 100 centimeter square, so 100 into 10 to the power -4, तो 1 into 10 to the power -2 meter square हो गया एरिया। और उसके अलावा if the coefficient of viscosity of glycerine eta is 1 kg per meter per second, then how much force is required to move the plate with a velocity 7 centimeter per second? तो प्लेट को मूव करना है, डेल्टा v इज इक्वल टू 0.07 मीटर पर सेकेंड। जो बॉटम पोर्शन होगा, बॉटम वाला जो लिक्विड का लेयर होगा वो स्टेशनरी होगा, टॉप वाले का स्पीड ये हो गया, तो डेल्टा वी हमने निकाल लिया, डेल्टा वी। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया, हाउ मच फोर्स एफ, विस्कस फोर्स हम लोग को निकालना है। एफ इज इक्वल टू ईटा ए, एफ इज इक्वल टू ईटा ए delta v by delta x। So this is equal to 1 into 10 to the power -2, delta v is 0.07, delta x is 1 into 10 to the power -3, to 0.7 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। Now, viscous drag on a spherical body moving through a fluid. So, when a body moves through a viscous fluid, the layer of the fluid which is in contact with the body moves with the fluid. However, the fluid at large distance from it remains at rest. So, हम लोग अगर एक spherical body को इसमें liquid के अंदर छोड़ देते हैं, तो जो लेयर इसके बॉडीज के जो कांटेक्ट में है ये इसके साथ मूव करेगा, और जो दूर जो लेयर्स हैं लिक्विड के, that will not have any effect, that will remain stationary. So however the fluid at large distance from it remains at rest, this produces relative motion between different layers of the fluid, है ना। तो अलग अलग layers of fluid के बीच में motion produce होगा, relative motion. Now, as a result, the body experiences a viscous force which tends to retard its motion. तो इसके वजह से यहाँ पे viscous force आएगा जो कि इसके motion को retard करेगा। This retarding force increases with increase in velocity of the body. तो ये किस पे dependent है? Velocity of the body पे dependent है। So अभी हम लोग ने दो लेयर ऑफ लिक्विड के बीच में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं जो लिक्विड कॉन्टैक्ट में जो सरफेस के, सॉलिड सरफेस के, उस पे कितना विस्कस फोर्स निकाल लगाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो स्टोक्स लॉ, Stokes showed that if a small sphere of radius r is moving with a velocity v through a stationary medium, तो मान लो ये v स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है, v through a stationary medium,
लिक्विड और गैस ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे ईटा है इस मीडियम का, then the viscous force acting on the sphere is equal to 6 pi eta into rv. So इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, दिस इज द विस्कस फोर्स। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, आर रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया और वी स्पीड ऑफ स्फीयर हो गया। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ स्फीयर। Now condition under which Stokes law is valid, तो Stokes law कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं? पहला, the fluid through which the body moves has an infinite extension, है ना। तो अगर infinite extension possible है इस fluid में तो हम लोग Stokes law valid है। Second, the body is perfectly rigid and smooth, ठीक है, तो body is perfectly rigid and smooth तभी भी Stokes law valid होगा। There is no slip between the body and fluid, ठीक है। The motion of the body does not give rise to turbulent motion and eddies, hence motion is streamlined, and the size of the body is small but it is larger than the distance between the molecules of the liquid. Thus the medium is homogeneous and continuous for such a body. So these are the conditions under which Stokes law is valid. Now terminal velocity, तो कुछ दूर तक जब लिक्विड के अंदर फॉल करेगा कोई भी सब्सटेंस तो उसका वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम बिकम्स कांस्टेंट, है ना। तो जब ये विस्कस फोर्स जो है इसके वेट के बराबर हो जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी। सो व्हेन अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन अ लिक्विड देन इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय विस्कस फोर्स ऑफ द लिक्विड, है ना। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स हम लोगों ने देखा 6 पाई ईटा आरवी के बराबर है, जो कि स्पीड v के पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आपका स्पीड इंक्रीज होगा वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का भी वैल्यू इंक्रीज होगा, और जो मैक्सिमम पे जब पहुंचेगा तो वो उसको बैलेंस कर रहा होगा उसके वेट को। सो when a solid sphere falls in a liquid, then its accelerating velocity is controlled by viscous force of the liquid, and hence it attains a constant velocity which is known as terminal velocity vt. Now, as shown in figure, when the body moves with constant velocity, that is terminal velocity, that is zero acceleration, the net upward force, that is upthrust and viscous force, balances the downward force weight of the body. तो जब जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब मूव करेगा? जब अपथ्रस्ट जो है और ये जो विस्कस फोर्स है ये दोनों उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ये दोनों अगर है ना वेट के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। सो देयरफॉर अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट जो है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी होता है, ठीक है। सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, 6 पाई ईटा आर वीटी, ठीक है। तो ये स्टोक्स लॉ से हमने निकाला। तो ये विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट दोनों मिला के वेट होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। और जब हम लोगों ने सॉल्व किया इसको वीटी के लिए तो वील गेट 2r² रो माइनस सिग्मा 9 ईटा इंटू जी। So where r is the radius of the body, rho is density of the body,
sigma is density of liquid and eta is coefficient of viscosity. तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है. So 2r square rho minus sigma divided by into g divided by 9 into eta. ठीक है. Where r is the radius of the body, rho is the density of the body, sigma is density of liquid, eta is coefficient of viscosity. The terminal velocity is directly proportional to the difference of densities of the body and fluid. So if rho is greater than sigma, in that case the body will attain terminal velocity in the downward direction. If rho is less than sigma, the terminal velocity will be negative, that is body will rise through the fluid. है ना? अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन, और हम तुमने उसको डुबा के रखा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे. दैट इज व्हाई air bubble in a liquid and clouds in a sky are seen to move in upward direction. When rho is equal to sigma, the bodies remain suspended in the fluid. ग्राफ देखो, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज shown in the adjacent graph. तो यहाँ पे वेलोसिटी विद टाइम हम लोग देख रहे हैं. तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगा और बाद में जाके कांस्टेंट हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी के बाद. ठीक है. तो when we immerse some substance inside a liquid, initially the velocity will increase due to gravitation, but as the velocity increases, viscous force also increases, and a time moment will come, then when this velocity is the maximum velocity which is possible, that is terminal velocity. Clear बच्चों? Yes. Now drop of water of radius 0.0015 millimeter is falling in air. If the coefficient of viscosity of air is this much, ठीक है, what will be the terminal velocity of the drop? Density of air can be neglected. तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी Vt is equal to 2/9 r square rho minus sigma g divided by eta. ठीक है. रेडियस हमें पता है Vt is equal to 2/9 1.5 10 to the power minus 3 minus 6 का होल स्क्वायर. ठीक है. 2r square रो माइनस सिग्मा. सो यहाँ पे दे रखा है सिग्मा को 0 ले लेने के लिए, और रो हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per meter क्यूब होता है, into 10 divided by coefficient of viscosity 1.8 into 10 to the power minus 5. सो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, अगर g को 9.8 ले लो, चलो, सो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2.72 10 to the power minus 4 meter per second.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now in this question, a ball of radius r and density rho falls freely under the gravity through a height h. तो जब ये जस्ट टकराने वाला होगा उस समय जो वेलोसिटी v होगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh before entering the water. Now velocity of ball does not change even on entering water. If viscosity of water is eta, the value of h is given as. तो कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वाटर का तभी भी नहीं चेंज करेगा जब ये इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ठीक है ना? सो वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज इवन ऑन एंटरिंग द वाटर. तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्सेस लगेगा जब ये पानी के अंदर होगा तो उस पे एक अपथ्रस्ट लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा और ये वेट ये बैलेंस करेगा, राइट? वेलोसिटी अटेन्ड इज रूट अंडर 2gh. इसको टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं. सो दिस इज रूट अंडर 2gh जो टर्मिनल वेलोसिटी है, that is 2/9 r square rho minus sigma g divided by eta. So सिग्मा जो वाटर का अगर हम लोग इसको माने तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर CGS यूनिट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh. SI यूनिट मानेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो रूट अंडर 2gh इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस 1000 g अपॉन ईटा. h निकालना है, स्क्वायर कर देंगे. So 2gh is equal to 4/81 r4 rho minus 1000 whole square g square divided by eta square. तो ना यहाँ पे हम लोगों को h is equal to 2r4 sigma minus 1000 का होल स्क्वायर g divided by eta square. टू बाई 81 होगा. I'm sorry, ये 81 भूल गए हम लोग. तो 2/81 r4 1 ये गलत दिया हो, 1000 होना चाहिए. 2/9 r4 2/81 r4 सिग्मा माइनस 1000 का होल स्क्वायर. यहाँ पे 1000 होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो we'll stop here आज के लिए. कल हम लोग ये थोड़ा सा एक पॉइजन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट रह गया है और उसके बाद फिर सरफेस टेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir.